जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आइए साथियों मनोविज्ञान के 120 ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिसको देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये सभी परीक्षाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण है। साथियों, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, केवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में मनोविज्ञान अगर वहां पूछा जाता है तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले साथियों। और सुपर टेट के लिए तो साथियों रामबाण प्रश्न है। साथियों, क्या सुपर टेट के लिए साथियों रामबाण प्रश्न है ये सभी। आप अभी खुद अंदाजा लगाइएगा प्रश्नों का लेवल देखकर। तो मेरे कहने पर एक बार साथियों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप जो प्रश्न आपको ना आता हो उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप खुद कहेंगे कि वाह क्या शानदार क्लास थी। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है साथियों, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन है आपका अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, डी आपका है उपयुक्त सभी। तो क्या है साथियों, बाल्यावस्था में साथियों क्या अधिगम की तीव्रता होती है, बालक उसमें अधिक तेजी से सीखता है। दूसरा ऑप्शन है अपेक्षाकृत विकास प्रक्रिया साथियों धीमी हो जाती है, क्योंकि विकास प्रक्रिया जो है शैशवा अवस्था और किशोरावस्था में बहुत तेजी से होता है। ठीक, इसके बाद आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण, मतलब जो सही है यानी कि सत्य और असत्य में, यानी कि कृत्रिम और प्राकृतिक में भ्रम में रहता है बालक, तो इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण में रहता है। तो ये भी, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपको ये उत्तर पता था कि नहीं? कितने आंसर आपने किए इसका उत्तर भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप जो है प्रश्नों को देखकर आप अपना सॉल्यूशन करते रहिए कि मुझे कौन सा प्रश्न आ रहा है कौन सा नहीं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरी तैयारी कहाँ तक चल रही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन है आपका कक्षा का सामाजिक वातावरण, दूसरा है कक्षा का आर्थिक वातावरण, तीसरा है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, चौथा है कक्षा का अनुशासन। तो साथियों कौन सा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है सर्वाधिक बालकों के अधिगम पर? तो ये आपका ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कौन सा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रश्न का लेवल कैसा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो आवेगों की तीव्रता किस अवस्था में होती है साथियों? आप खुद कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन आपका शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा है युवावस्था, चौथा है बाल्यावस्था। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, दूसरा है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, तीसरा है सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर साथियों हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करे, कक्षा में सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन कीजिए। जब बच्चे समूह में सीखते हैं तो अधिक सीखते हैं, और उनके सांस्कृतिक कार्यों को भी प्रोत्साहन दे, ठीक, सभी क्षेत्रों में, ताकि विकास हो सके बच्चों का। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है साथियों, क्या नहीं है? तो आपका है संवेगों का आधिक्य। तो किशोरावस्था में संवेगों का अधिक होता है, आपको पता है। दूसरा है संचय की प्रवृत्ति, तीसरा है कल्पना की बहुलता, चौथा है मानसिक विकास। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संचय की प्रवृत्ति साथियों किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। किसमें? बाल्यावस्था में। तो ये आपका संचय की प्रवृत्ति जो है ये नहीं होगा, ठीक, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो साथियों कौन बोले हैं? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वाटसन। यानी कि वाटसन ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें वातावरण में रख कर किसी भी प्रकार का बना सकता हूँ, चोर, डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर, जिस वातावरण में रखूंगा उसी प्रकार के वे हो जाएंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला ऑप्शन है क्रोध या भय, क्रोध तथा भय, दूसरा ऑप्शन है उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल, तीसरा है स्नेह तथा प्रेम, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इस साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तेजना एवं भावों में उथल पुथल, यही संवेग का मतलब होता है, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, क्या बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है? तो इसका सही उत्तर साथियों हो जाएगा कौन सा? प्रकृति अवलोकन, ठीक, प्रकृति अवलोकन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आगे प्रश्न बदलना है। तो सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है साथियों?
प्रकृति अवलोकन, ठीक, जब प्रकृति यानी कि जो वातावरण में जो प्रकृति की प्राकृतिक चीजें हैं, जब बच्चा उनको देखेगा उन तो उसके अंदर जो है सौंदर्य, एक प्राकृतिक सौंदर्य विकसित होगा। ठीक, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो किसमें सहायक है साथियों? स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, डी ऑप्शन है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में जो है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है साथियों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन ने। किसने? वाटसन ने साथियों व्यवहारवाद की स्थापना की थी, यानी कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। याद कर लीजिए साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था साथियों? तो मौखिक प्रतिवेदन ये भी आप याद कर लीजिए, आपका वाटसन ने तैयार किया था। किसने? ये सब डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन हैं, ये पेडागोजी की तरह नहीं है, तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सब साथियों आप बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको जरूर रट्टा मान लीजिए, एकदम रट्टा मान लीजिए। जैसे ही ये सब प्रश्न आए तुरंत जुबान पर उत्तर होना चाहिए साथियों। ठीक, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? तो वाटसन ने। ये सभी साथियों प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं सब। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा साथियों वाटसन। कौन? वाटसन। तो फोबिया पर किसने कार्य किया था साथियों? फोबिया एक प्रकार की बीमारी होती है साथियों, तो ये जो है किसने कार्य किया था? वाटसन ने। ठीक, ये भी आप रट्टा मान लीजिए। अगला प्रश्न, वाटसन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब इसमें शामिल किया गया है और सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस हो, रीट, DSSB, सुपर टेट, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पक्का फंसने हैं। किससे? वाटसन से। ठीक, तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं उनको लेकर आया हूँ साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या है। किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव में उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील और वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? तो अभी मैंने बताया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? वाटसन। ठीक, वाटसन ने कहा था। अगला प्रश्न क्या है साथियों। मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है, मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक कौन है साथियों? ये है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने जो है मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ये साथियों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे साथियों? तो वर्दीमर। कौन थे? वर्दीमर साथियों गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रतिपादक थे। और गेस्टाल्टवादी विचारधाराओं में आपके आते हैं कोहलर। कौन आते हैं साथियों? कोहलर, कोफका, वर्दीमर, इन्होंने जो है प्रतिपादन किया था। और एक है लेनिन। ये जो है 4 जो है आपके गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जो है पक्षधर थे। ठीक, और प्रवर्तक कौन थे? वर्दीमर। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। खेलों के माध्यम से सामाजिक का विकास होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है बालक कल्पना करके खेलता है, बिल्कुल गलत। बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, जरूरी है हर खेल में बौद्धिक शक्ति का ही प्रयोग हो, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। ठीक, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है, तो बालक तो खेलता ही है स्वतंत्र होकर। ठीक, बालक जब समाज में खेलता है, तरह तरह के बच्चे उसके साथ होते हैं, तो उसके अंदर तमाम प्रकार के सामाजिक गुण साथियों, सामाजिक गुणों का क्या होता है? विकास होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट, इसको रट्टा मान लीजिए। क्या है साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन ए। यानी कि इन्होंने बताया है कि जब बालक शैशवावस्था में होता, शैशवावस्था का काल क्या होता है साथियों? 0 से 5 वर्ष। क्या? 0 से 5 वर्ष, यानी कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे जब होते हैं तो बालकों में प्रेम भावना, यानी कि वो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, तो क्या करते हैं? काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ठीक, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए। और हिंदी की बेहतरीन क्लास आपको संजय सर द्वारा प्लेलिस्ट से आप जरूर देखिएगा। ट्रिकी हिंदी उन्होंने पढ़ाया है, बेहद ही शानदार क्लास। ठीक, सभी यूपी टेट, जितनी यूपी टेट और सीटेट जो हुआ है उसमें से बहुत से क्वेश्चन संजय सर ने फंसाए हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों? किशोरावस्था को। ठीक, किशोरावस्था को साथियों
सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। ठीक, किसको? किशोरावस्था, क्योंकि इसमें भावों में उथल पुथल और संवेग प्रबल होते हैं और इसमें जो है बालक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपका ऑप्शन है जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, डी है आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो इसका उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों ही जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है बालक के सामाजिक विकास में साथियों। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी परीक्षा हो आप उठाकर देख लीजिए, ऐसे प्रश्न जरूर आए हैं। ठीक, अगला प्रश्न साथियों, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता का विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, चौथा है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो क्या शिक्षक जाएंगे गोली चलाने? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका सबसे उपयुक्त है आपका ऑप्शन सी, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए जिससे सभी बच्चों में भावनाएं उत्पन्न होंगी राष्ट्र के प्रति। ठीक, अगला प्रश्न है आपका साथियों, विकास उत्पाद है, विकास किसका उत्पाद है साथियों? पहला ऑप्शन है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, तीसरा है अभ्यास का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, अधिगम तथा परिपक्वता का। विकास मतलब होता ही यहाँ पर साथियों अधिगम भी हो और परिपक्वता भी हो, यानी कि किसी भी कार्य को बालक पूर्ण रूप से सीख ले तभी उसमें परिपक्वता आएगी, और अधिगम होगा जब बच्चा जो है सीखेगा कोई चीज़। तो इन दोनों के मेल से जो क्या होगा साथियों, बच्चे का विकास होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? तो आपका प्रश्नावली विधि होता है। ठीक, अगला है ड्राइमैन भी होता है। ठीक, और डी ऑप्शन प्रक्षेपण परीक्षण, ये तीनों होते हैं साथियों। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सर्वे परीक्षण, ये कोई जो है मूल्यांकन का जो है विधि नहीं है। ठीक है, तो इसको आप रट्टा मान लीजिए जरूर से। इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है, बेहद इंपॉर्टेंट साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट, रट्टा मान लीजिए। इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है, क्या होता है साथियों? शारीरिक विकास नहीं, मांसपेशी विकास भी नहीं, ये सब गलत है साथियों। क्या? ये सब नहीं, ये गलत, ये गलत, उपयुक्त गलत। आपका ऑप्शन सी सही जगह, संवेगात्मक विकास होता है। क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से क्या होता है? संवेगात्मक विकास होता है, यानी कि बच्चों में यानी कि संवेग जो है विकसित होने चालू हो जाते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप रट्टा मान लीजिए। इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या विकास होता है साथियों? संवेगात्मक विकास होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आयु के किस वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं? तो क्या है साथियों? 2 से 2.5 वर्ष। क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 से 2.5 वर्ष के बच्चों में जो है अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जन्म से पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों बच्चों में विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, यानी कि जन्म लेने से पूर्व भी उनमें विकास आरंभ हो जाता है, तो दांत बनना भी उसी में आरंभ हो जाएगा। तो जन्म से पूर्व ही उनका दांत बनना आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोला भाग से होता है, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोला भाग से क्या होता है साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन इसका साथियों होगा, अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, भाषात्मक विकास, यानी कि बाएं जो अर्धगोला भाग होता है इससे भाषात्मक विकास होता है साथियों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 2 वर्ष की आयु के बच्चों की औसत शब्द शक्ति क्या होता है साथियों? तो आपने पढ़ा होगा कि 2 वर्ष के आयु के बच्चों की औसत शब्द शक्ति क्या होती है? 270 से 272 होती है। तो इसमें उपयुक्त ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 200 से 300 के मध्य। ठीक, अगला आपका है, किस आयु के बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? तो ये सब रट्टा मान लीजिए साथियों, जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो किस वर्ष आयु के बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? तो 6 वर्ष के साथियों। ठीक, यानी शैशव अवस्था पूर्ण होते होते उसका जो है मस्तिष्क साथियों पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। ठीक है, अगला साथियों, बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? तो साथियों अगर बच्चे की मानसिक आयु जो है वो शारीरिक आयु से 2 वर्ष कम है, क्या 2 वर्ष है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष।
2 वर्ष कम है तो उस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक, अगला प्रश्न है संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक साथियों आपके कौन थे? उड। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन उड हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों साहित्य रचनात्मकता में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो साहित्य रचनात्मकता बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी आप इसका उत्तर गलत बताएंगे। साहित्य रचनात्मकता में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन है लेखन, धुन, लय, कहानी। लेखन करेगा साथियों तो उसमें धुन लय जरूर होगा और कहानी भी एक तरह से लेखन किया जाता है, लेकिन ये कविता आपका अलग होता है साथियों, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, साहित्य रचनात्मकता में कविता जो है अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा साथियों? राजनीतिक भाषण होगा, नाटकीय खेल होगा, रचनात्मक खेल होगा, काल्पनिकता होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों राजनीतिक भाषण। क्या राजनीतिक भाषण जो है बालक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में से प्रभावी नहीं होता है साथियों। ठीक, नाटकीय खेल करेगा तो बच्चा प्रभावित होगा, कल्पना करता है, रचनात्मक खेल करेगा तो इन सब जो है उससे अभिव्यक्ति जो है सृजनात्मक होती है, अभिव्यक्ति उससे प्रभावित होता है, लेकिन राजनीतिक भाषण से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक, अगला है साथियों सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है किसका? क्रो एंड क्रो का। ठीक, सृजनात्मक जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? क्रो और क्रो ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पासी का सृजनात्मक परीक्षक इंदौर में किस वर्ष में निर्मित किया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पासी का सृजनात्मक परीक्षक इंदौर में किस वर्ष में निर्मित किया गया? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, 1972 में। कब? 1972 में पासी का सृजनात्मक परीक्षक इंदौर में 1972 में निर्मित किया गया। ठीक, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है अपंगता का कारक नहीं है, बीमारी के कारण अपंगता आती है, सही है। जन्मजात हो जाता है, जन्मजात कोई अपंग रहता है, दुर्घटना में भी लोग अपंग हो जाते हैं। मनोरंजन से कोई अपंग होता है क्या? नहीं होता, तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है वंचित बालक का प्रकार नहीं है, कौन से बालक का प्रकार? वंचित बालक का प्रकार नहीं है। तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन आपका है ए, ऑप्शन ए आपका है सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, राजनैतिक रूप से वंचित। तो वंचित बालक ये हो जाएगा। ठीक, राजनैतिक रूप से वंचित। ठीक, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आते। राजनैतिक रूप से वंचित का कोई मतलब नहीं होता साथियों, राजनैतिक चीज़ अलग चीज़ है, शैक्षिक रूप से वंचित होगा तो वंचित हो जाएगा, वंचित बालक में आएगा। आर्थिक रूप से होगा तब भी वंचित, और सामाजिक रूप से पिछड़ा रहेगा तब भी वंचित बालक में आएगा। ठीक, लेकिन राजनैतिक ये अलग चीज़ है आपका, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो विकलांग बालक और अक्षम बालक उनके लिए विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक और विशेष पाठ्यक्रम की जरूरत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवण श्रुति युक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है, श्रवण श्रुति युक्त बालकों को जो मतलब सुनने में दिक्कत महसूस करते हैं उनको किस प्रकार शिक्षा दी जाती है? चिन्ह द्वारा दिया जाता है साथियों, संकेत द्वारा दिया जाता है, ए और बी दोनों द्वारा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों द्वारा, संकेत द्वारा भी दिया जाता है और चिन्ह द्वारा भी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, श्रवण क्षतियुक्त बालक वे होते हैं जो क्या ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं, जो मतलब श्रवण क्षतियुक्त जो इनको सुनने में दिक्कत हो तो क्या वो देख भी नहीं पाएंगे? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है बोलने से पहले श्रवण शक्ति खो देते हैं। तीसरा है ना बोल पाते हैं ना देख पाते हैं, ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सबसे सटीक आंसर है बोलने से पहले श्रवण शक्ति खो देते हैं। ठीक, जब साथियों सुन नहीं पाएंगे तो उनके अंदर बोलने की कल्पना भी नहीं जागेगी और वो जो है बेकार हो जाएंगे। ठीक, तो श्रवण शक्ति तो पहले बोलने से पहले श्रवण शक्ति जो है साथियों क्या खो देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती? तो किसके द्वारा नहीं दिया जा सकती? चिन्ह द्वारा दिया जाता है, ओष्ठ पाठन द्वारा दिया जाता है, यानी कि ओंठ द्वारा बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि ओंठ को देखकर कैसे पहचान जाओगे कि क्या वो कहना चाहता है। तो ये भी सही होगा, संकेत द्वारा दिया जाता है।
तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि संगीत द्वारा, यानी कि संगीत क्या होता है, ना सुन पाएगा ना जो है बोल पाएगा, तो संगीत के माध्यम से उसको शिक्षा कैसे दी जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है किससे है साथियों? वीडियो टेप्स द्वारा, बिल्कुल सही। वीडियो कम से कम देखकर कोई चीज़ सीख लेगा। सुनने की मशीन द्वारा, फिल्म द्वारा देखेगा तो सीखेगा, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि शैक्षिक सुविधा क्या है? उपयुक्त सभी। इन तीनों के द्वारा जो है उनकी शैक्षिक सुविधा होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, अंधे बालक होते हैं। अंधे बालक कौन होते हैं साथियों? तो इसको ऑप्शन ए रट्टा मान लीजिए। दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। क्या? दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इनकी आंखें ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकती हैं, गलत है। अपनी इंद्रियों पर निर्भर ना रहने वाला, गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही है साथियों। ठीक, अगला ऑप्शन है, दृष्टि संबंधी दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? तो दृष्टि संबंधी दोष किसके? शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रभाव जरूर डालेगा। जब बच्चा देख नहीं पाएगा तो उसके अंदर तरह तरह की संरचनाएं नहीं बनेंगी, तो उसका मानसिक शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। शैक्षिक व व्यवसायिक ये भी प्रभावित होगा साथियों, क्योंकि अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएगा। उसका जो संवेग होगा वो भी प्रभावित, जब चीज़ें देखेगा नहीं तो संवेग उसमें उत्पन्न कैसे होगा। ठीक, तो सांस्कृतिक ये उसका प्रभावित नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक जो है ये अलग चीज़ है। तो ये जो है सांस्कृतिक नियम है, ये सांस्कृतिक चीज़ें जो हैं ये उसकी प्रभावित नहीं होंगी। ठीक, क्योंकि फैमिली में रहेगा, चीज़ें तो होंगी ही सांस्कृतिक चीज़ें। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि साथियों, इसको रट्टा मान लीजिए, जरूर याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है साथियों किसके? अंधे बालकों के लिए। किसके? अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि द्वारा जो है शिक्षा उनको दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बहुत विकलांग बालक निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? बहुत विकलांग बालक निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? तो शरीर से प्रभावित होता है, विकलांग रहेगा, संवेग भी उसका प्रभावित होगा, मानसिक चीज़ें भी प्रभावित होंगी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी, सांस्कृतिक चीज़ें जो है उसकी नहीं प्रभावित होंगी। इसके पहले वाले प्रश्न में देखा गया है। आप ये बताइए, ब्रेल लिपि किसने दिया था? ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है प्रश्न नंबर 46, शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं? क्या? शारीरिक रूप से अक्षम बालक किस प्रकार के नहीं होते? तो लंगड़े होंगे, जरूर होंगे। शारीरिक रूप से अक्षम है तो लंगड़े होंगे, लूले एवं पोलियोग्रस्त भी हो सकते हैं। और ये आपका सब क्या नहीं है पूछा है, तो आपका जड़ बुद्धि वाले। जरूरी नहीं है साथियों कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है, लूले लंगड़े हैं, पोलियो हो गया, उनका मानसिक विकास भी ना हुआ हो। ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जो चल फिर भी नहीं सकते, लेकिन वो जो है उनका दिमाग बहुत तेज था साथियों। ठीक, तो जड़ बुद्धि वाले जरूरी नहीं था साथियों। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। क्या? आवाज़ की समस्या होगी तो दोष होगा ही। हकलाना तुलताना ये भी दोष है। अशुद्ध उच्चारण ये भी दोष है। और तेज बोलना क्या दोष है? नहीं। जब तेज बोलेगा नहीं तो चीज़ें लोगों तक कैसे उसकी विचार कैसे पहुँचेंगे? तो आपका ऑप्शन डी सही है, यानी तेज बोलना कोई दोष नहीं है साथियों। ठीक, और चीज़ें बोलने के दोष के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था का उच्चारण दोष वाले बालकों का प्रतिशत कितना होता है साथियों? यानी कि शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो उनमें उच्चारण दोष, तुतलाना हकलाना कितने प्रतिशत होता है साथियों? तो 70 से 85%। क्या? ऑप्शन सी आपका जो सही है, 70 से 85% साथियों बच्चे जो होते हैं वो इस दोष के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है आपका साथियों, मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है। आप एक बार उत्तर देने का प्रयास जरूर करिएगा साथियों। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका स्तर होना चाहिए, उच्चता होना चाहिए, गुण होना चाहिए। ठीक, इसके बाद है तेजी और ऊंचाई स्तर। क्या तेजी और ऊंचाई स्तर से जो है उसका आवाज़ अच्छा होगा? बिल्कुल गलत है। लय, गंभीरता, सुरीलापन, क्या उसमें लय होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए? सुरीलापन क्या किसी को आप जैसे किसी से कोई काम हो, किसी को बुला रहे हैं तो क्या उसको किस तरह से बुलाएंगे? सुरीलापन लय से बुलाएंगे कि रमेश आ जाओ, कहाँ हो तुम, इस तरह से बुलाओगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका उसमें साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें स्तर होना चाहिए, आवाज़ में लेवल होना चाहिए, उच्चता होना चाहिए, यानी कि इस उच्चता से बोले कि दूसरा व्यक्ति सुन सके। और उसमें गुण भी होना चाहिए। क्या? गुण, उस आवाज़ में गुण होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों।
अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है। साथियों, जो बालकों में भाषा दोष होता है, उच्चारण की समस्या होती है, उसको किस अवस्था में बच्चों के सुधारा जा सकता है। तो साथियों, उनके किशोरावस्था में ही, क्या उनके किशोरावस्था में ही इसको सुधारा जा सकता है। इसके बाद उनको सुधारना बहुत कठिन हो जाएगा साथियों, ठीक। यानी कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था में, 0 से 5 वर्ष की अवस्था में ही इस समस्या को सुधारा जा सकता है गंभीरता से लेकर, वरना बाद में फिर बच्चे वैसे के वैसे ही बोलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, 100 बालकों में से कितने बालक हकलाने वाले होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कितने, 6 से 10 बालक। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 100 बालकों में से कितने बालक साथियों हकलाने वाले होते हैं। तो 6 से आपका 10 बालक जो है हकलाने वाले होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु में एक बालक कितने प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। ये सब साथियों बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। तो 6 वर्ष की आयु में एक बालक कितने प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। तो साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 90 प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 53 नंबर। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा साथियों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। शिक्षक भर्ती के लिए हमारे चैनल पर बेहतरीन वीडियो हिंदी संजय सर की और अन्य तमाम प्रकार की ट्रिकी वीडियो आपको मिल जाएंगे, और लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न। हमको 120 प्रश्न करने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, आपको मालूम है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे होंगे, कितना अच्छा क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं साथियों, ठीक। तो अगला प्रश्न है साथियों 53 नंबर, नई भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कौशल है। क्या सुनने से होगा, देखने से होगा, लिखने से होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या देखने से साथियों जो है नई भाषा सीख सकता है बच्चा, नहीं। लिखने से सीख सकता है, नहीं। केवल जब तक साथियों बच्चा सुनेगा नहीं, महत्वपूर्ण कौशल क्या है, सुनना साथियों। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक उसमें फीलिंग्स नहीं है कि भाषा, ये भाषा नई भाषा कैसे बोली जा रही है, किस प्रकार के शब्द बोले जा रहे हैं, तब तक उसको जो है भाषा को सीख ही नहीं पाएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है। तो कैसा अनुभव करता है साथियों, डर अनुभव करता है, मातृभाषा से दूरी अनुभव करता है, संस्कृत से दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दूसरी भाषा सीखते समय बालक मातृभाषा से दूरी का अनुभव करता है, ठीक। यानी अपनी मातृभाषा से दूर जाने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, नई भाषा को सिखाने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो क्या प्रारंभ किया जाना चाहिए, वाक्यों के निर्माण से प्रारंभ हो नई भाषा सीखना, शब्दों के निर्माण से, अक्षर व शब्दों के साहचर्य से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही, यानी कि अक्षर व शब्दों के साहचर्य से नई भाषा सीखना प्रारंभ किया जाना चाहिए। डायरेक्ट क्या आप वाक्य से सीख जाएंगे, नहीं। क्या शब्दों के निर्माण डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, नहीं। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक की विशेषता नहीं है साथियों। क्या सामाजिक गलत है, शारीरिक मनोवैज्ञानिक। तो राजनैतिक जो है, ये कई बार आपको शब्द मिल चुका, राजनैतिक शब्द जो है कि सही होता है, ठीक। तो सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक की विशेषता क्या नहीं साथियों, राजनैतिक। अगर कुसमायोजित तो उसका सामाजिक क्षेत्र प्रभावित होगा, शारीरिक क्षेत्र प्रभावित होगा, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र प्रभावित होगा, लेकिन राजनैतिक चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, हैविल व जेविकन्स ने कितने प्रकार के कुसामंजस्य बताए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एकदम नोट कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए साथियों, परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न ये सब है। हैविल व जेविकन्स ने कितने प्रकार के कुसामंजस्य बताए हैं। तो 3 प्रकार के बताए हैं साथियों। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हैविल व जेविकन्स के अनुसार कुसामंजस्य का प्रकार है असामाजिक आक्रामक, सही है। सामाजिक अपराधी, ये भी सही है। अत्यधिक अवरोधात्मक, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो है आपका सही है ऑप्शन। अभी ऊपर बताया कि कितने प्रकार के बताए हैं कुसामंजस्य का, हैविल और जेविकन्स ने 3 प्रकार के बताए हैं। तो वो तीनों प्रकार आपके यहाँ पर देखिए हैं, ठीक। आप नोट कर लीजिए और रट्टा मार लीजिए। क्या सामाजिक आक्रामक होते हैं कुसामंजस्य में बालक, और सामाजिक अपराधी भी हो जाते हैं, और अत्यधिक अवरोधात्मक होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, ये भी आप देख लीजिए, रट्टा मान लीजिए, अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं साथियों। तो 3 प्रकार के ये भी होते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, अपचारी बालक का प्रकार है संपत्ति नष्ट करने वाला, ये भी होगा। दूसरे पर आक्रमण करने वाला, ये भी अपचारी बालक होते हैं, सही है। समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाला, ये भी सही है, अपचारी बालक। यानी कि ये सभी, ठीक, ये सभी। तो
तो अभी ऊपर बताया चारी वाला कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन से? संपत्ति नष्ट करने वाला, दूसरे पर आक्रमण करने वाला और समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाला, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, किस विधि से छात्र अस्थायी अधिगम करते हैं? क्या सुनकर अस्थायी अधिगम? नहीं। रटकर? नहीं, रटकर करेंगे भूल जाएंगे। सुनकर भी नहीं कर सकते, केवल पढ़कर भी नहीं। जब साथियों छात्र स्वयं करके सीखता है, आप खुद अंदाजा लगाइए, जब आप कोई काम खुद करके सीखते हैं तो वो आप में हमेशा के लिए बना रहता है साथियों, ठीक। अन्य चीज़ें आप भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? धन दौलत महत्वपूर्ण है साथियों? क्या धन दौलत रहेगा तो शिक्षा जो है तभी आप ले पाएंगे? नहीं। क्या भवन अच्छे हो तभी आप पढ़ पाएंगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है साथियों, श्यामपट। क्या बिना श्यामपट के शिक्षा नहीं हो सकती? गलत है। तो शिक्षार्थी महत्वपूर्ण है साथियों। विद्यार्थी के अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए सीखने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है शिक्षा के लिए साथियों? शिक्षार्थी है साथियों, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को धन प्रदान करना, व्यक्ति को केवल शिक्षित करना। साथियों आप पैडागॉजी में पढ़े हो, जहाँ पर केवल शब्द आ जाएंगे, निगेटिव है तो इसका उत्तर तुरंत जो है साथियों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। अगला है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अगला है व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना। क्या केवल चारित्रिक विकास से शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? क्या केवल धन प्रदान करने से? गलत हो जाएगा। तो आपका सबसे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। जहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा वहीं शिक्षा का उद्देश्य साथियों पूरा होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर साथियों पाठ्यक्रम जो हो वो बाल केंद्रित होना चाहिए साथियों। क्या केवल विषय पर आधारित नहीं होना चाहिए, कोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, पुस्तक आधारित नहीं होना चाहिए साथियों। क्या बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बालक का लेवल किस प्रकार का है, बालक की रुचि किसमें है, इन सबको ध्यान में रखते बाल केंद्रित पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए साथियों। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चे भारत की स्कूली कक्षाओं को डांट पाते हैं। क्या पाते हैं? रुचिजनक। क्या सभी कक्षाएं रुचिजनक होती हैं? अगर रुचिजनक होती तो संख्या प्राथमिक स्कूल में इतनी कम ना होती। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है रोमांचक। क्या रोमांचक है? नहीं। अगर रोमांचक हो तो तभी बच्चे पढ़ने जाते। डरावनी है? नहीं। क्या वहाँ पर भय लगता है? नहीं। रुचिहीन है साथियों। जो ज़्यादातर इस बच्चे भारत की स्कूली कक्षाओं को क्या पाते हैं? रुचिहीन पाते हैं, उनको वहाँ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इसलिए वहाँ बच्चे बहुत कम जाते हैं साथियों। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी समझ से थिएटर इन एजुकेशन। क्या साथियों थिएटर इन एजुकेशन का मतलब है बच्चों द्वारा नाटक करना, बड़ों द्वारा बच्चों के लिए नाटक करना, सीखने की प्रक्रिया को जीवन बनाना, शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा मिलकर नाटक करना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया को जीवन बनाना। तो नाटक में साथियों अपने जीवन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं, समाज से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो सीखने किससे बच्चे सीखते हैं जब स्कूल में नाटक होता है साथियों, या थिएटर में जो चीज़ें देखते हैं तो उससे बच्चे जीवन से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को जीवन बनाना, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी मुख्यतः प्रभावित होते हैं किससे साथियों? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? शिक्षक के व्यक्तित्व से। किससे साथियों? सबसे ज़्यादा बच्चे किससे प्रभावित होते हैं? शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं साथियों, ठीक। विषय वस्तु के स्वामित्व से, ये सब ऑप्शन प्रधानाचार्य के साथ उनके संपर्क से, छात्रों की वजह से, ये सब गलत है। शिक्षक के व्यक्तित्व से सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी प्रभावित होता है और वहीं से सीखना भी प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, बालक शिक्षा का सबसे प्रथम पाठ करता है कहाँ से करता है साथियों? क्या जनसंचार साधनों से करता है, समाज से करता है, विद्यालय से करता है, परिवार? तो बालक सर्वप्रथम कहाँ पर जो है पैदा होगा? तो अपने परिवार में रहेगा। तो बालक जो है उसका विकास जो है साथियों वो सीखना कहाँ से प्रारंभ कर देता है? परिवार से ही, क्योंकि परिवार में पैदा होता है, बहुत दिन तक परिवार के साथ ही रहता है। तो सबसे पहले वह परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे समाज में निकलना प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे विद्यालय जाता है साथियों। तो प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के छात्र मुख्य रूप से पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहता है साथियों? समाचार पत्र। क्या प्राथमिक विद्यालय का छात्र समाचार पत्र पढ़ना अच्छा लगता है उसको? उपन्यास, नाटक? तो सबसे अच्छा उनको क्या साथियों लगता है? कहानियाँ। तो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को साथियों कहानियाँ पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र योजनाबद्ध अध्ययन करता है, अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, साहसी होता है क्या? तो विवेकपूर्ण चिंतन करता है। क्या साथियों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र होता है विवेक से साथियों, विवेकपूर्ण चिंतन करता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है
क्या है साथियों, शिक्षार्थियों को अधिक नोट्स लिखवाने से क्या शिक्षा प्रभावी होगी, गलत है। अगला ऑप्शन है व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहारिक यानी कि जो उसके जीवन में चल रहा है, जो उसके समाज में चल रहा है, आसपास चल रहा है, उस उदाहरणों को देते हुए विषय को स्पष्ट कर दिया जाए तो जो साथियों क्या सफल एवं प्रभावी शिक्षण आपका हो जाएगा। ठीक, श्यामपट्ट का अधिक उपयोग करने से कुछ नहीं होगा, साहित्यिक भाषा का, ये सब गलत है साथियों। ठीक, सबसे अधिक शिक्षण प्रभावी कब होगा, जब बच्चे के जीवन से चीज़ें जोड़कर उसको बताई जाएंगी, उसके समाज से, उसके जीवन से जो आसपास चल रही हैं उन चीज़ों को जोड़कर कोई चीज़ बताई जाएगी तो उससे बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में शिक्षा और सूचना हेतु सर्वाधिक सशक्त माध्यम क्या है साथियों, तो आपका रेडियो है। क्या रेडियो में सभी चीज़ें आप पाते हैं? नहीं, समाचार पत्र में भी नहीं पाते, सिनेमा में। तो सभी चीज़ें आपको कहाँ पाती हैं साथियों, मिलते टीवी यानी जो दूरदर्शन है साथियों, वहाँ पर आपको बैठे बैठे आप जो है चित्र भी देख पाते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड आपको जानकारी भी मिलती रहती है। तो सबसे अच्छा जो साधन क्या है, दूरदर्शन है साथियों। अगला प्रश्न है आपका देश की 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए आप एक कक्षा अध्यापक के रूप में जोर देंगे ऊर्जा संचरण पर, बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकार पर, बच्चों के जनसंचार साधनों पर, मानव संसाधन के विकास पर। तो किस पर साथियों ज़्यादा जोर देंगे 21वीं सदी पर? मानव संसाधन के विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। जब मानव संसाधन अधिक से अधिक होंगे, उनका विकास अधिक से अधिक होगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए क्योंकि इससे, तो इसका ऑप्शन तो सही है साथियों, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन वर्तमान समय में अंग्रेजी को एक विषय के रूप में कर दिया गया है। ठीक, तो मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक इसमें जो ऑप्शन है आपका यही होगा क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर देना रहता है। तो आपका छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कभी कभी विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय को पसंद नहीं करता है, क्यों नहीं करता है साथियों? विद्यालय में अनुत्तीर्ण होने के भय से, ये नहीं है साथियों। अध्यापक द्वारा दंडित होने पर, ये भी नहीं है। अगला है आनंदमय अधिगम ना होने पर और अनाकर्षण विद्यालय वातावरण होने पर साथियों। तो क्या आकर्षण विद्यालय रहेगा तभी बच्चा उसमें जाएगा? नहीं साथियों, होता है आनंदमय अधिगम नहीं हो पाता। बच्चे जब सीखते हैं, उनको पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर उनको मज़ा नहीं आता, उनका जो इंटरेस्ट है उस रूप से उनको पढ़ाया नहीं जाता, तो बच्चे बोरिंग महसूस करते हैं। तो यही समस्या विद्यार्थियों के साथ प्राथमिक विद्यालय में साथियों होती है, तो उनको पसंद नहीं आता। तो आनंदमय अधिगम ना होने के कारण जो है कभी कभी विद्यार्थी जो है प्राथमिक विद्यालय को पसंद नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर के शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? साथियों, तो आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है साथियों? खेल विधि। प्राथमिक स्तर के शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है साथियों? खेल विधि है। ठीक, अगला प्रश्न है आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है साथियों? ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक विद्यार्थी है साथियों, ये विद्यार्थी लिखा हुआ है, विद्यार्थी या शिक्षार्थी। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों? शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है। जब तक उसमें चेतना नहीं होगी, उसमें जो है इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका मन नहीं करेगा, तो सब चीज़ें कितनी भी अच्छी चीज़ें वहाँ पर लाई जाएं, कितनी भी अच्छा वातावरण कर दिया जाए, कितनी अच्छी अधिगम सामग्री ले जाए, कितने अच्छे शिक्षक हों, तो सब कुछ बेकार है जब तक शिक्षार्थी सही नहीं होगा, शिक्षार्थी का सीखने का मन नहीं करेगा। ठीक, तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है साथियों? शिक्षार्थी है। अगला प्रश्न देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय क्या है साथियों? शिक्षक को बालकों के स्तर तक आना होगा। ये होगा क्या? ज्ञान को लघु पदों में बांटकर। क्या ज्ञान को लघु पदों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो ज्ञान है उसको क्या हम बांट सकते हैं? नहीं। पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देंगे तो इससे अधिगम अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, तो बच्चा सीख कहाँ से पाएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा साथियों? अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा और सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, यानी कि ये इस बात पर जोर देना कि बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, उसमें किस प्रकार जो है बच्चे में लय आएगा पढ़ने का, और उस वातावरण को उत्पन्न करना जिससे बच्चे को अच्छा लगे, आनंदमय लगे सीखना। ठीक, परिस्थितियाँ अच्छी लगे उसको सीखने में। ठीक, अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों से क्या होता है साथियों? विद्यार्थियों में सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन यही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए।
जो प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों से क्या होता है साथियों, शिक्षण विधियां जब प्रयोग की जाती हैं तो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। सृजनात्मकता मतलब साथियों होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब होता है किसी एक समस्या को वो कई प्रकार से निस्तारित कर ले, यानी कि जैसे कोई एक प्रश्न दिया गया हो और बच्चा उसको कई प्रकार से हल कर लेता है तुरंत और कई प्रकार से, यानी कि क्रिएटिव माइंड, यानी कि कोई नए नए चीज़ों को सोचना, नए नए विचारों को मन मस्तिष्क में बनाना। अगर ऐसा बालक है नए नए तरीके से सोचता है, नए नए प्रश्नों को हल करने का नया नया तरीका ढूंढ लेता है, अनेक तरीके जानता है एक प्रश्न को हल करने का, तो वही साथियों क्या सृजनात्मक बालक होता है, क्रिएटिव बालक होता है। ठीक। एक अगला प्रश्न है, एक बच्चे की शिक्षा नर्सरी से शुरू होकर जीवन पर्यंत कर, क्या नर्सरी से उसकी शिक्षा चालू होती है? कक्षा प्रथम से शुरू होती है क्या साथियों? नहीं, कक्षा प्रथम नहीं साथियों। क्या ऑप्शन आपका सी सही होगा, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत। साथियों जो बच्चे की शिक्षा होती है, जैसे ही वह जन्म लेता है तैसे ही वह सीखना प्रारंभ कर देता है, और जो है उसका साथियों जो है अधिगम कब तक चलता है साथियों? जीवन पर्यंत चलता है, और जन्म से चालू होता है और जीवन पर्यंत चलता है साथियों। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा 3 स्तंभीय प्रक्रिया कही जाती है, जिसके 2 स्तंभ हैं अध्यापक व शिष्य, तीसरा स्तंभ कौन सा है? तो क्या है साथियों? पाठ्यचर्या। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या आपने पढ़ा होगा। तो 3 स्तंभ कौन साथियों? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक प्रशिक्षण इस दृष्टि से उपयोगी है कि इससे क्या होता है साथियों? शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है, क्या ये सही है? शिक्षण कौशलों का बोध होता है, क्या ये सही है? शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है, प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। तो शिक्षण कौशलों का बोध होता है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को कौन सी संस्था मान्यता देती है साथियों? तो क्या NCTE देती है? NCTE। तो साथियों इसको रट्टा मान लीजिए, यही आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कि NCTE जो है अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को क्या देती है? मान्यता साथियों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विद्यालयी स्तर पर शिक्षण से तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचनाएं प्रदान करना, प्रश्न पूछना एवं परीक्षा लेना। अगला ऑप्शन है, अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में पास होने के लिए अच्छे विद्यार्थियों को तैयार करना, क्या ये सही है? अगला ऑप्शन हम आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है साथियों, उनके चौमुखी विकास के लिए उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना। तो विद्यालयी शिक्षण का साथियों यही मतलब ही होता है कि बालक के चौमुखी विकास के लिए उसकी प्रतिभाओं को विकसित करना। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, प्रारंभिक अध्यापकों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिक अध्यापक, जो प्राथमिक कक्षा के अध्यापक होते हैं, उनको क्या साथियों पहले क्या वरीयता देनी चाहिए उनको? कि वो पहले बच्चों को समझें। क्या बच्चों को समझें कि किस प्रकार का बच्चा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो किस प्रकार सीख पाएगा, किस माहौल से, किस समुदाय से आया है। पहले बच्चों को समझना ही उनकी प्रायोरिटी उनको देना चाहिए। ठीक। और सब चीज़ें गलत है। अध्यापक से अंतःक्रिया पहले क्या करेगा? पहले बच्चे को समझेगा, तब अध्यापक से बाद में बातचीत करेगा। ठीक। तो सबसे आपका बच्चों को पहले समझना ही जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय है। शिक्षण के मूल्यांकित चरण का ध्येय क्या साथियों? यह जानना कि उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। अध्यापक की कमियों को जानना जरूर। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण का ध्येय यही होता है साथियों कि शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ है, अध्यापक की कमी क्या है इसको जानना, और शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता को जानना, यानी कि जो शिक्षण की रणनीति बनाई है क्या वो प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ये सभी उपयुक्त सभी साथियों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अध्यापक को यह पता चल जाए कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों को समझ में आ गया है, तो यह क्या कहलाता है साथियों? क्या पृष्ठ पोषण कहलाता है? क्या प्रतिपुष्ट पोषण कहलाता है? अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं। तो शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता किसमें करते हैं साथियों? शिक्षण तथा अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में, छात्रों को ठीक से जानने में, यह जानने में कि रणनीतियों को विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त डी। यानी कि जो शिक्षा सिद्धांत होते हैं अध्यापक की सहायता किसमें करते हैं साथियों? शिक्षण तथा अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में करते हैं, और जो है छात्रों को ठीक से जानने में करते हैं। यह जानने में कि रणनीतियों को विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए, ये इन सब तीनों चीज़ों को जो है
शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं। आगे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जो भी बचे हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गेज के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः है। गेज के अनुसार साथियों क्या शिक्षण की जो प्रक्रिया है मुख्यतः क्या है? विश्लेषणात्मक है। क्या साथियों? विश्लेषणात्मक है। बाकी ऑप्शन गलत हैं। तो गेज के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः क्या है साथियों? विश्लेषणात्मक है। आप ये रट्टा मान लीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, कक्षा के नवीन अनुभव छात्रों के पुराने अनुभव से जोड़े जाते हैं। क्या साथियों? कक्षा के जो नवीन अनुभव है छात्रों के पुराने अनुभव से जोड़े जाते हैं प्रस्तावना एवं विकासात्मक प्रश्नों द्वारा। श्रव्य सामग्री ये गलत है। सामान्यीकरण एवं अनुप्रयोग द्वारा बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा ए वाला, प्रस्तावना एवं विकासात्मक प्रश्नों द्वारा। जब जो है अध्यापक कक्षा में जाता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसको प्रस्तावना प्रश्न करता है ताकि उसको पता चल जाए कि छात्र को इस टॉपिक पर जानकारी कहाँ तक है। तो साथियों आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? क्या हस्त शिक्षा है? क्या हाथ से? तो दूरस्थ शिक्षा कहाँ पर होगी? ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या प्रोजेक्टर से दूरस्थ शिक्षा? औपचारिक शिक्षा क्या होती है साथियों? औपचारिक शिक्षा होती है साथियों क्या? जैसे विद्यालय है, ये औपचारिक शिक्षा है साथियों। विद्यालय है, लाइब्रेरी है, ये सब चीज़ें जहाँ पर हम जाकर सीखते हैं, कहीं पर जाकर वहाँ पर रहकर सीखते हैं, तो औपचारिक शिक्षा होती है। और साथियों परिवार क्या है साथियों? परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक, इसको आप रट्टा मान लीजिए। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? परिवार है। और औपचारिक शिक्षा में विद्यालय, लाइब्रेरी जहाँ पर जाकर। तो दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन आपका साथियों क्या है? कंप्यूटर है साथियों। क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से आप जानते हैं आज हम दूर बैठे कहीं भी रहें ऑनलाइन अध्ययन कर सकते हैं साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है, एडुसेरे का अर्थ क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एडुसेरे का अर्थ क्या है साथियों? तो क्या है आपका? विकसित करना। तो आपको आप रट्टा मान लीजिए साथियों, विकसित करना इसका अर्थ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न में से औपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। तो मैंने बताया कि जहां अगर कहीं पर जाकर शिक्षा ली जाती है तो औपचारिक शिक्षा होती है। तो अजायब वगैरह ये भी आपका औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। पुस्तकालय मैंने बताया, विद्यालय, ये सब यहाँ पर हम जाकर शिक्षा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए जाते हैं फिर चले आते हैं। तो ये सब सभी क्या है? औपचारिक शिक्षा के साधन है। और परिवार जो है ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी साथियों? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी। इसको आप रट्टा मान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है साथियों, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत किस समुदाय की स्थापना हुई थी? तो कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत साथियों नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। इसको आप रट्टा मान लीजिए। क्या? कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो साथियों समावेशी शिक्षा नीति आपका 2005 से, यानी कि जब आपका क्या आया था? तो आपका क्या साथियों? एनसीएफ 2005 आया था, तभी से जो है समावेशी शिक्षा नीति चालू हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान आपके खंड 3 व 4 में है। इसको आप रट्टा मान लीजिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से समावेशी शिक्षा का मॉडल नहीं है। सांख्यिकी मॉडल है, ये भी है, प्रत्यावर्ती मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल, ये सभी समावेशी शिक्षा के मॉडल है साथियों। क्या? सांख्यिकी मॉडल, प्रत्यावर्ती मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल, ये सभी मॉडल हैं किसके? समावेशी शिक्षा के। तो आपका ऑप्शन बी सही, डी सही हो जाएगा, विद्या मॉडल। ये कोई मॉडल नहीं होता साथियों समावेशी शिक्षा का। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है साथियों, NIMH का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों कहाँ पे है? सिकंदराबाद में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NIMH का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में है। फिर आगे देखिए, NIMH का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड। क्या है साथियों? इसको आप जरूर रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड। अगर आपको लिख नहीं रहे हैं तो जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे उनका आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, 2-3 बार आप देख लेंगे, या आप 2-3 बार कम से कम वीडियो आप देख लीजिएगा। जब आपको समय रहे ये वीडियो आप ऐसे ही चला कर रख दीजिए, खाना बनाते समय, कोई काम करते समय, तो आप जो है सुन लेंगे तो भी आपको जो है पूरी तरह से इस सभी प्रश्नों को याद कर ले जाएंगे। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लेवल देख ही रहे हैं। ठीक, नवोदय विद्यालय ब्लैक बोर्ड की स्थापना किस शिक्षा नीति में आई थी?
तो इसका ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका शिक्षा नीति 1986 में। ठीक साथियों, ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय कब आए साथियों? शिक्षा नीति 1986 में आए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बचे हुए प्रश्न 20 प्रश्न और बचे हुए हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब काफ़ी जो है शानदार प्रश्न आने वाले हैं जो भी बचे हुए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1986 में। नई शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में, तो 1986 में जो आई थी शिक्षा नीति ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में उसी की हुआ था। ठीक, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का से अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये भी परीक्षाओं में आता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इतना आप याद रखिए, तो 1986 में। कब? 1986 में। अगला प्रश्न है मैकाले की शिक्षा नीति कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई थी? 1934 में। मैकाले की शिक्षा नीति कब साथियों प्रारंभ हुई थी? 1834 में। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1834 में। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1834 में मैकाले की शिक्षा नीति, आप रट्टा मान लीजिए 1834 में। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में से ध्वनि का मूल तत्व नहीं है। ध्वनि का मूल तत्व नहीं है शुद्ध रूप। जब शुद्ध रूप नहीं होगा तो ध्वनि कहाँ से होगी सही? तो मूल तत्व क्या है साथियों? मूल तत्व कौन कौन से? शुद्ध रूप होना, क्या शुद्ध रूप होगा तो ध्वनि सही होगी, स्पष्ट रूप हो तभी वह ध्वनि मानी जाएगी, तरंगता उसमें हो। ठीक, तो श्रुत लेख ये आपका मूल तत्व नहीं है। ठीक, श्रुत लेख आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा की संपर्क विधि के प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षा की संपर्क विधि के प्रतिपादक कौन है साथियों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, मॉन्टेसरी। शिक्षा की संपर्क विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी है साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। किसका? गुणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या साथियों? प्रश्नावली है। गुणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य प्रश्नावली होता है, साक्षात्कार होता है, निरीक्षण होता है। ग्रेडिंग व्यवस्था, एक साथियों निगेटिव वर्ड है ग्रेडिंग व्यवस्था। क्या साथियों को आप जो है ग्रेड देंगे कि तुम पहले स्थान पर हो, तो इससे साथियों छात्रों में हीन भावना उत्पन्न होगी। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का नाम किसने दिया? तो किसने दिया साथियों? त्रिध्रुवीय। मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का नाम किसने दिया साथियों? ब्लूम ने दिया। तो आप इसको रट्टा मान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लूम ने दिया। ठीक, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का नाम। इसके बाद अगला प्रश्न है वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? परिवार है क्या? समाज है क्या? वंशानुक्रम है क्या? क्या परिपक्वता है क्या? तो साथियों परिपक्वता ही जो है व्यक्तियों को भिन्न बनाती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न क्या होती है? परिपक्वता होती है। कोई भिन्न तरीके से सोचता है, कोई अधिक जानकार है, कोई कम जानकार है। तो सब में जानकारी अलग अलग रूप से होती है, अलग अलग तरीके से होती है, और उनकी सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, जो कि वैयक्तिक भिन्नता का कारण है, प्रमुख कारण है। तो आपका जो है अगर परिपक्वता उसके अंदर जितना अधिक होगा वह जो है उतना ही सामाजिक माना जाएगा और अच्छा माना जाएगा, और जो है परिपक्वता ही जो है मुख्य कारण होती है वैयक्तिक विभिन्नता का। अगला प्रश्न साथियों धर्म एवं समाज का संबंध कैसा होता है साथियों? तो पूरकता का होता है। क्या साथियों? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। धर्म जो होता है और समाज ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर समाज नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा, और जो है समाज है तो उसमें धर्म जरूर होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, भिन्नता नहीं, सब ऑप्शन साथियों के गलत है। अगला प्रश्न है बालक की आंखों का रंग किस कारक से संबंधित है? क्या साथियों? बालक की आंखों का रंग किस कारक से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सही होगा साथियों आनुवांशिकता से। क्या? आनुवांशिकता से साथियों जो है बालक की आंखें जो है संबंधित होती हैं। किससे? आनुवांशिकता से। आनुवांशिक लक्षणें जो हैं आंखों पर प्रभावी होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है समूह के नेतृत्व का गुण बालक सीखता है किससे साथियों? खेल से। समूह के नेतृत्व का गुण बालक कहाँ से सीखता है साथियों? खेल से सीखता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, समाज में जाता है, बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है बाल्यावस्था में, तो वो साथियों वहाँ पर जो है नेतृत्व उसमें जो है कभी कभी वह जो है नेता बनता है। नेता मतलब उसको प्रमुख बना दिया जाता है, तो वो खुद बनता है, और जो दूसरे बच्चे प्रमुख बनते हैं, खेल का प्रमुख बनते हैं, जैसे कि क्रिकेट में जो है कप्तान, इस तरह से जो प्रमुख बनते हैं, इस तरह से बच्चे एक दूसरे से खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। उनमें नेतृत्व का गुण खेल से सीखते हैं साथियों। ठीक, परिवार से नहीं, विद्यालय से नहीं, मीडिया से नहीं। बच्चे जो सीखता है वो नेतृत्व कहाँ से आता है? खेल से आता है साथियों। ठीक, उसमें नेतृत्व की भावना।
अगला प्रश्न है मित्र बनाने की अवस्था कहलाती है। तो मित्र बनाने की अवस्था साथियों क्या बाल्यावस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में ही बालक जो है घर से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है और समाज में जो है जाता है और बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, तो वहाँ पर उसकी जो है तरह तरह के मित्र बनाता है। तो बाल्यावस्था बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा का साधन कौन होता है। मैंने अभी बताया अनौपचारिक शिक्षा का साधन कौन होता है साथियों, परिवार। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या होता है, परिवार। और औपचारिक शिक्षा का साधन कौन होता है, जहाँ पर हम जाकर सीखते हैं, जैसे विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, अजायब घर हो गया। ये जहाँ मतलब कहीं भी अगर हम जाकर सीखते हैं तो औपचारिक शिक्षा का है, और अनौपचारिक शिक्षा का साधन कौन है, परिवार है साथियों। अगला प्रश्न है गहन एवं जटिल सामाजिकरण की अवस्था कहलाती है। तो क्या कहलाती है साथियों, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, नन ऑफ दीज। तो क्या है साथियों, किशोरावस्था है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है सक्रिय अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो सक्रिय अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है साथियों, पुनर्बलन है। क्या है साथियों, पुनर्बलन। तो आप ये कमेंट करके बताइए कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, तो ये आपका पुनर्बलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से श्रव्य सामग्री नहीं है। ग्रामोफोन है, आप जानते हैं, रेडियो भी श्रव्य सामग्री, प्रोजेक्टर भी है, ग्राफ, ग्राफ क्या ये श्रव्य सामग्री है। ग्राफ पर हम तो लिखते हैं, क्या करते हैं साथियों, ग्राफ ऐसे बना होता है तो हम उस पर तमाम प्रकार के ग्राफ बनाते हैं, तो ये लिखने का साधन है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी आसक्तता कहलाती है। जहाँ साथियों मौखिक शब्द मिल जाए, मौखिक रूप से सीखने यानी कि मौखिक रूप से सीखने मतलब बोलकर सीखने, व भाषा यानी कि मौखिक रूप से बोलकर भाषा को सीखने से संबंधित क्या हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। क्या डिस्प्रेक्सिया साथियों, आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है। तो किससे प्रभावित नहीं होती है साथियों, राष्ट्रीयता से प्रभावित होती है, परिवार से भी प्रभावित होगी अधिगम क्षमता, समुदाय से भी प्रभावित होगी। अगर समाज पिछड़ा है तो बच्चा भी पिछड़ा रह जाएगा, परिवार भी और राष्ट्रीयता भी। मतलब राष्ट्र अगर उन्नति पर है, राष्ट्र बहुत आगे है, राष्ट्र के लोग आगे हैं, परिवार आगे है, समुदाय आगे है, तो बच्चा भी काफ़ी आगे जाएगा। व्यक्ति की स्थिति जो है प्रभावित नहीं होती। ठीक, अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती किससे साथियों, व्यक्ति की स्थिति से। ठीक, अगला प्रश्न है लेविन के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है साथियों। तो लेविन के सिद्धांत का मुख्य आधार है बच्चों का समूह। क्या साथियों, बच्चों का समूह। तो लेविन ने जो है बच्चों के समूह को मुख्य आधार बनाया। क्या, लेविन ने। तो ये आप रट्टा मान लीजिए, लेविन के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है साथियों, बच्चों का समूह है। और लास्ट प्रश्न है साथियों आपका कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किसने किया था साथियों, पावलोव ने किया था। बिल्ली पर किसने किया था साथियों, थॉर्नडाइक ने किया था। चूहे पर किसने, स्किनर ने। और चिंपांजी पर बनमानुस पर किसने किया था साथियों, कोहलर ने। चिंपांजी बंदर पर, बनमानुस पर किसने किया था, कोहलर ने। तो साथियों ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ही होगा प्रश्नों का लेवल। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी परीक्षाओं की तैयारी, सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, आपको बेहतरीन क्लास यहाँ पर मिलती रहेगी। तो नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए